कश्मीर विधानसभा चुनाव के पेश नजर जिस तरह से जो जमीनी सतह पर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो प्रिपरेशन हो रही है, जिस तरह से आज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जो सियासी जमातें हैं पूरी तरह से नजर आ रही है, क्योंकि अब यहाँ की जो सियासी जमातें हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या फिर बीजेपी, उनकी तरफ से यही कोशिश की जाती है कि वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करे, उनका वोट हासिल करे, उनका सपोर्ट हासिल करे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल यहाँ पे भाजपा के कैंडिडेट जो अनंतनाग वेस्ट से कंटेस्ट कर रहे हैं मोहम्मद रफीक वानी, उन्होंने पूरी तरह से ये खुले अल्फाजों में इस बात का इशारा दिया कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितने भी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं वो किसी न किसी तरह से भाजपा का ही हिस्सा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पे आने वाले वक्तों में जो यहाँ पे हुकूमत बनेगी वो भाजपा की होगी और भाजपा का ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बनेगा। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इन दिनों यहाँ के सियासी माहौल जिस तरह से बना हुआ है, पूरी तरह से जो सियासी जमातें काफी विजिबल नजर आ रहे हैं ग्राउंड में, काफी उनकी कोशिशें की जा रही है, काफी जल्द से जुलूस यहाँ पे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ नारे यहाँ पे वजूद में आए हैं। और पूरी तरह से एक तरफ अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद की तरफ देखा जाए तो उनका जो मैनिफेस्टो है पूरी तरह से सामने आ गया है। हालांकि कुछ उनके जो लीडरान है वो खफा भी हो गए, बाद में फिर एक बार वो इन्हीं सफों में शामिल हो गए हैं। पीडीपी भी अगर एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 2019 के बाद अपना जो वकार यहाँ पे खोया था पूरी तरह से अब वो ट्रैक पे नजर आ रही है। पूरी तरह से उनके जो खफा मेंबरान थे, उनके जो नाराज मेंबरान थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीडीपी के ट्रैक में शामिल होने लगे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो काफी यहाँ पे दिलचस्पियां बढ़ने लगी है, लोग भी अब पूरी तरह से उनका माइंडसेट तब्दील हो गया है, पूरी तरह से अब वो सियासी निजाम में आना चाहते हैं और पूरी तरह से ये तैयारी कर रखी है। यहाँ की खासकर जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमेशा यहाँ के सियासी निजाम से बेजार थे, सियासी निजाम के हक में नहीं थे। अब पूरी तरह से वो भी यहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने जो उनके जो मनपसंद लीडर हैं उनके हक में यहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, उनके हक में वोट डालने का फैसला कर चुकी है। अब पूरी तरह से देखा जाए तो 2019 के बाद यहाँ पे काफी हद तक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है उनका पूरा खाका आज जमीनी सतह पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से भाजपा ने कई सालों से जो यहाँ पे मेहनत की थी, पहले उनके साथ यहाँ पे लोगों की ज्यादा तादाद नहीं हुआ करती थी, अब पूरी तरह से उनके पीछे लोगों की एक बड़ी तादाद होती है जो भाजपा जो मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके हक में नाराबाजी करते हुए नजर आते हैं। पूरी तरह से अब जम्मू कश्मीर में, जम्मू खिते के साथ साथ कश्मीर खिते में भी अब पूरी तरह से जम्मू में जो भाजपा है उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए हैं और तवक्का ये भी लगाए बैठे हुए हैं कि लोग उनके हक में जाएंगे, लोग उनके हक में वोट देंगे और जो आने वाली हुकूमत होगी वो भाजपा की ही होगी। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद हुआ है उनके दरमियान, जिस तरह से जो सीट शेयरिंग भी हुई है उनके दरमियान जो किसी बहुत सारे जो एग्रीमेंट के तहत उनके साथ जो इत्तेहाद हुआ है वो किसी न किसी हद तक यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ भाजपा के लिए भी खतरे की अलामत बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत पॉलिटिकल कैडर है, जम्मू खिते में कांग्रेस का भी एक मजबूत पॉलिटिकल कैडर है, तो इन चीजों को पेश नजर रखते हुए जिस तरह से ये यहाँ पे जो अवामी रुझानात है, अवामी जो तहकीकात है, अवामी राय जो बता रही है कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान हुकूमत साजी बन सकती है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से जो पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन्होंने भी एक बहुत बड़ा एक मजबूत यहाँ पे पॉलिटिकल कैडर पिछले कई दिनों से कायम किया है, क्योंकि बहुत सारे जो दिग्गज नेता जो पीडीपी के थे वो खफा थे, वो एक बार फिर जब घर वापसी हो गई है तो इस बात का अंदेशा किया जाता है कि पीडीपी भी अब इस बार जो विधानसभा यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं काफी सीटें हासिल कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी एक तरह पूरी तरह से इस बात पे डटी हुई है कि यहाँ पे किसी न किसी हद तक अगर जो यहाँ पे हुकूमत बनेगी तो भाजपा उसका हिस्सेदार हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा बार बार इस बात को दोहराती है कि यहाँ पे चंद पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर बाकी जितनी भी सियासी जमातें जम्मू कश्मीर में है, जो नई 2019 के बाद जो नई पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आई या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है यहाँ पे, वो किसी न किसी तरीके से भाजपा का ही हिस्सा है और भाजपा के जाहिरी तौर पर अगर वो भाजपा के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो भाजपा का ही हिस्सा है। अब देखना बाकी है कि जिस तरह से जो 18 तारीख से यहाँ पे
चुनाव होने जा रहे हैं, लोग किसको मैंडेट देंगे, लोग किसको सपोर्ट देंगे और अगली हुकूमत जो एक लंबे और तवील अरसे के बाद यहाँ पे एक बार फिर जो असेंबली बहाल होगी, असेंबली के बाद यहाँ पे हुकूमत बनेगी और हुकूमत बनने के बाद यहाँ पे किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और जो बाकी जो यहाँ की सियासी जमातें हैं कौन पॉलिटिकल जो इस हुकूमत का हिस्सा रहेगी और अपोजिशन में कौन बैठेगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरह से इन दिनों जो सियासी माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने से, हर कोने से, हर मोहल्ले से यही जलसे जुलूस नजर आते हैं, इन्हीं सियासी जमातों के जलसे जुलूस नजर आते हैं, इनकी नाराबाजी नजर आते हैं और एक दूसरे पे ताने कसना अब बिल्कुल आम सी बात बन गई है। लेकिन वक्त इसका फैसला कर सकता है कि लोगों के मुताबिक यहाँ पे हुकूमत बनेगी या लोगों के तवक्को से हटकर यहाँ पे हुकूमत बन सकती है। एबी न्यूज के लिए मैं श्रीनगर से निसार अहमद। हरदोई में आखिरकार जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है और आज डीएम चौराहे से लेकर तिहानी चुंगी तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गर्जा है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता देखकर जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया था उन लोगों ने अपना अतिक्रमण भी हटाना शुरू कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बैठक करी थी और एक समिति का गठन किया था। उन्होंने सभी से अनुरोध भी किया था, अपील की थी कि जो अतिक्रमण है अवैध तरीके का उसको हटा लिया जाए और अगर नहीं हटाया जा रहा है तो 1 सितंबर से अभियान चलाया जाएगा और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। उसी कड़ी में आज अभियान चला है। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में यह अभियान चला और यहाँ पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, जिससे अतिक्रमणकारियों में खौफ की स्थिति देखने को मिली है। नगर हरदोई में सबसे व्यापारियों द्वारा, स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा अपनी दुकानों के फलक तक बढ़ा लिया गया था और उनके अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में काफी व्यापक प्रचार कराया गया। व्यापारियों द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया, साथ ही आज उनका अतिक्रमण बलपूर्वक हटाया। अभियान ये निरंतर चलता है, पूरे नगर की सफाई नहीं हो जाएगी। इससे पहले कई बार अभियान चल चुका है लेकिन पुनः लोग अपने दुकानों पर कर लेते थे। इसमें सतत निगरानी रखी जाएगी, किसी भी व्यापारी को अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा। किसी भेदभाव को काम चल रहा है। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ मनोज तिवारी, एएनबी न्यूज। खबर बलिया के कोल कला से है, जहां रात के अंधेरे में बाढ़ पीड़ितों को बांटी जा रही राहत सामग्री को एक वाहन में बिक्री करने के लिए ले जाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा। मौके से लेखपाल फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जो है बहुत दिनों से जो बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन सामग्री आई हुई थी सरकार द्वारा, वो लेखपाल के मिलिक भगत से बेची जा रही थी। बहुत सी जो है राहत सामग्री नाव द्वारा भी कुछ बेची गई और कुछ वाहनों द्वारा भी बेची गई, लेकिन हम लोगों ने एक वाहन को रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं वहां से मौके पर मौजूद लेखपाल संदीप सिंह फरार हो गए। ग्रामीणों ने काफ़ी हंगामा किया। पुलिस के आने के बाद मामला कहीं शांत हुआ। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं और जो बाढ़ पीड़ितों के लिए योजनाएं हैं सरकार हम लोगों को मुहैया करा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो सरकारी अफसरान है उन लोगों की मिली भगत से सरकारी जो राशन सामग्री है उसको बिक्री किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना ये भी है कि अगर ऐसे ही होता रहा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। सर, यहाँ पे मामला ये है कि जितने भी टीएस बंधा से उत्तर दिशा में यानी बाढ़ पीड़ित में लोग बसे हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई कुछ लोगों का राशन मिला है, कुछ लोग का नहीं मिला है। प्रति वर्ष यानी जिस वर्ष पानी ज़्यादा आता है बाढ़ पीड़ितों का राशन सरकारी द्वारा आता है तो वितरण होता है, नाव वालों का भी होता है। लेकिन इस समय हमारे जो भी लेखपाल है वो बोल रहे हैं कि भाई जो राशन था वो वितरण हो गया है
अब नहीं राशन है, अब नहीं मिलेगा। नाव वाला भी परेशान है, जिसको नहीं मिला है वो भी लोग परेशान है। सोचे कि चलो भाई जब राशन नहीं है तो चलो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बीती रात को 6:30 बजे लगभग इन लोगों ने देखा कि भाई छोटी वाली गाड़ी से राशन दक्षिण की तरफ जा रहा है, कोई नाव से उत्तर की तरफ लेकर जा रहा है। तो जो नाव प्रतिवर्ष चलाते हैं वो लोग भी कहे कि भाई लेखपाल साहब बोल रहे हैं कि राशन तो सद गया है, लेकिन रात में राशन कहाँ जा रहा है। आज जो लोग को मिला ना, ये बांध पर अभी भी त्रिपाल पर गुजारा कर रहे हैं, वो भी लोग देखे कि भाई ये तो राशन इधर जा रहा है, फलाना लेकर जा रहे हैं, चिलाना लेकर जा रहे हैं। अब कौन लेकर जा रहे हैं ये लोग पूरा डिटेल से जनता भी बता देगी, लेकिन जो भी हमें न्यूज मिला है वो हम बता रहे हैं। तो क्या देखने को मिला आप लोगों को? देखने को यही मिला, ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है इसी गाड़ी पर लाद लाद कर हमारे जो लेखपाल साहब हैं वो और 2-4 लोग हमारे गांव के भी लोग थे लेकर जा रहे थे इधर। लेखपाल साहब भी मौजूद थे? लेखपाल साहब, लेखपाल क्या नाम है उनका? संदीप सिंह है। ये मामला है बाढ़ पीड़ितों का, ये सामान आता है सामग्री। 1 हफ्ता पहले यहाँ से माल वितरण हो गया। वितरण होने के बाद भी कुछ लोग को हमारे गांव में नहीं मिला। हम लोग लेखपाल से कहें कि भाई जो छूटा है उसको दे दीजिए, तो वो बोल रहा है कि अब नहीं, मनमाल नहीं आएगा। उसके बाद अगले बार भी जिसको जितना नाव चलती थी, ये गांव में 30-40 नाव है, वो सब नाव वाला को मिलता था। उसके बाद हम भी बोला कि भाई नाव वाले को माल मिलना चाहिए, तो बोलता है कि अब माल नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, कोई इसमें नहीं। कौन लेखपाल है? संदीप सिंह नाम है। अच्छा। उसके बाद कल की रात 6:30 बजे 7 बजे करीब इधर से आदमी चट्टी चौक अपने घूम रहे थे। उसके बाद देखा कि भाई गाड़ी 2 गाड़ी से माल चला गया। अब हंगामा हुआ कि भाई आओ यहाँ पर माल जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसके बाद सब अधिकारी अंदर था, ये गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुका तो हंगामा हुआ, मैंने मार करने का कारगिल हो गया। माल कहाँ जा रहा है, विलेख हो रहा है, चोरी हो रहा है। गाड़ी वाले को हम लोग भी पकड़ा, इधर देखिए, गाड़ी वाले को पकड़ कर भी हम लोग बोला कि भाई गाड़ी नहीं जाएगी, माल कहाँ लेकर जा रहे हो। वो अभी रहते तो उनसे पूछते हम लोग कि माल कहाँ जाएगा, वो बताएगा कि माल हम कहाँ ले जा रहे हैं। वो माल, वो बिजनेस मैन है, वो माल बिक गए और इसमें जितना अधिकारी है बचवा रहा है। क्या लग रहा है अब तक कितना माल जा चुका होगा इसी यहाँ से? कल को माल 200 पेटी उतरा था। हम देखा, आँखी से देखा, यहीं पर जो गेट से बाहर गाड़ी निकली, चोरी का माल जा रहा था। तो हम बोले कि कहाँ माल जा रहा था, तो कोई नहीं बताया। तुरंत गाड़ी अंदर कर दिया और तुरंत लेबर लाल मोहर थे और त्रिभुवन थे, तुरंत निकालने लगे और निकाल के खाली कर दिया। हम लोग लाइट भी बुता दिया था और हम लोग बाहर से वीडियो बना रहे थे मोबाइल में अपना। किस रास्ते से जा रहा था? अरे इसी रास्ते से वीडियो है आपके पास? जी सर। कहाँ जा रहा था ये माल? कहाँ जा माल अभी यही तो हम लोगों का पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है। नहीं, पीछे भी देखा गया कुछ? हाँ, नाव पर भी लेकर गया था लाल मोहर और त्रिभुवन, दोनों आदमी एक नाव लेकर गया। हम लोग पकड़े थे, लेकिन हम लोग मोबाइल नहीं लिए थे, वीडियो नहीं बनाए। पीड़ितों का ये सामान है, आखिर ये माल कहाँ जा रहा था? किसके पास जा रहा था? अरे वो लेकर जा रहा था रात को 11 बजे रात को, कहाँ लेकर जाएगा। हंगामा होने के बाद हम लोग पकड़े। अभी जो ये मैजिक है, ये किसकी गाड़ी है? कहाँ की गाड़ी है? राजकुमार गुप्ता की गाड़ी। कहाँ के हैं ये दुकानदार है। तो क्या ये दुकानदार के पास जा रहा था बेचने के लिए, और जा रहा था? जी सर, वो उसका गाड़ी है तो उसी का। एनवी न्यूज, जेपी तिवारी, बलिया। भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलियाओं का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां वीडियो में फार्मासिस्ट व चौकीदार बैठ करके मजे से शराब पीते नजर आए। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं कर्मचारी, जबकि यह लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अस्पताल बनाया गया है। और यहाँ जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ मौके पर आकस्मिक स्थितियों में लोग पहुंचते हैं और ऐसी स्थिति में जिस तरह से यहाँ कर्मचारी बैठ करके शराब पी रहे हैं, वहाँ इलाज की क्या संभावना व्यक्त की जा सकती है। यदि कोई आकस्मिक स्थिति में मरीज यहाँ पहुंचता है तो यहाँ जाहिर सी बात है कि नशे में धुत फार्मासिस्ट किस तरह से और कौन सी दवा देगा, जो कि यह फार्मासिस्ट खुद ही नहीं बता सकता कि किस मरीज को क्या दवा लिखी है और क्या देना है। ऐसे में जो कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी खामियों को उजागर करता नजर आ रहा है। इसको लेकर के यह वीडियो पूरे भदोही जनपद में तेजी से वायरल हो रहा है और जिले के आला अधिकारी पर भी अंगुलियां उठती हैं कि किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि इनकी सेवाएं 24 घंटे होती हैं। फार्मासिस्ट ने वही वीडियो में कहा भी है कि 24 घंटे की ड्यूटी है, यहाँ रहना खाना है, तो शराब भी यही पी सकते हैं और खा भी यही सकते हैं।
भदोही से ANB न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से आपको हम ऐसी एक खबर बता रहे हैं जहां पर रोडवेज के कर्मचारियों तथा रोडवेज विभाग के लापरवाही से आज एक गरीब आदमी को लाखों का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के रोडवेज के पीछे जो बना हुआ रोडवेज का वर्कशॉप है वहां से एक रोडवेज निकलती है और निकलने के बाद उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और ब्रेक फेल होने के बाद आपको बता दें रोडवेज एक सामने जो व्यापारी के तौर पे छोटी मोटी दुकान करते हैं एक गरीब आदमी की दुकान में जाकर के वो रोडवेज घुस जाती है। सामने रोडवेज के सामने खड़ी जो उसकी गाड़ी थी बाइक खड़ी थी जो और भी सामान था उसको कुचलता हुआ वो रोडवेज उस दुकान में घुस जाती है। लेकिन आसपास के जो खड़े हुए लोग थे वो वहां से भाग करके अपनी जान बचाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक वर्कशॉप से निकलते समय जो रोडवेज थी उस रोडवेज की जो फिटनेस थी वो आखिर किसके द्वारा उस फिटनेस को चेक किया गया और आखिर जो ड्राइवर था ड्राइवर ने बिना फिटनेस चेक किए या बिना किसी चीज को जानकारी के लिए उस गाड़ी को बिना देखे उस वर्कशॉप से किस तरह से बाहर निकाल लाता है। और इस जो घटना जो आज ये बड़ी घटना हुई है इस घटना से जो वहाँ के व्यापारी था जो वहाँ का दुकानदार था उसकी पूरी दुकान तहस नहस हो जाती है और उसके लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बता दें कि अगर उस गाड़ी के अंदर जाकर अगर पैसेंजर बैठे होते या कोई और लोग भी होते तो आज बहुत बड़ी घटना एक बहुत बड़ी दुर्घटना आज उस रोडवेज के द्वारा हो सकती थी। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि रोडवेज के कर्मचारियों की तथा रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनके अंदर कितनी लापरवाही जो किसी की भी जान के साथ खेला जा सकता है। आखिर किस तरह से वर्कशॉप से निकलने के बाद भी आज वो गाड़ी पूरी तरह से ठीक नहीं होती और एक बड़ा नुकसान होने से भी आज यहाँ पर बच जाता है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती थी। देखने वाली बात होगी ऐसे अधिकारियों की लापरवाही से जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम मिला है या इतनी बड़ी घटना हुई है ऐसे अधिकारियों पर ऐसे कर्मचारियों पर कितनी बड़ी गाज गिरती है या क्या कार्रवाई इस पर होती है या क्या ये जांच का ये कि नहीं ये जांच का जो विषय है इस जांच में क्या चीजें और क्या तथ्य सामने आते हैं। की गाड़ी आई है और ड्राइवर कूद के भाग गया उसमें 3-4 आदमी बैठे और जान बचा के भाग गए। क्या नुकसान हुआ तुम्हारा? मोटरसाइकिल बेकार हो गई है 3 साइड बेकार हो गया तखत बेकार हो गया। क्या नाम क्या मांगे तुम्हारी? मांगे हम सही करवा दिया कितने लोग देगा? 3-4 आदमी बैठे थे सगले भले होते। फिलहाल जनपद बुलंदशहर से मैं उदय यादव ANB न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस नेता पंचराम यादव ने अपने पूरे परिवार सहित जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर के बोगापारा निवासी कांग्रेस नेता पंचराम यादव ने अपनी पत्नी दिनेश नंदनी और उसके 2 पुत्र सूरज यादव नीरज यादव ने जहर का सेवन किया था जिसे इलाज के लिए जांजगीर के जिला अस्पताल भर्ती किया गया जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देख बिलासपुर रेफर कर दिया। बिलासपुर में इलाज के दौरान उन चारों की मौत हो गई जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता पंचराम यादव ठेकेदारी का काम किया करते थे और फाइब्रेशन का कारोबार भी शुरू किया था जिसमें नुकसान और कर्जे की बात सामने आ रही है। और फिलहाल पुलिस ने घर को सील कर दिया गया है और जांच टीम उसके द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद ही जो मौत का कारण है वो सही पता चल पाएगा। एकदम घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा है और वो मेरे घर के सियारी जैसे भी और पूरे मोहल्ले पर भी सभी घर पर सियारी भी करते थे। बहुत अच्छा व्यक्तित्व और उनके यहाँ चाची की भी इतनी सीधी धार्मिक आध्यात्मिक महिला और वैसे ही मतलब उनके 2 बच्चे कभी किसी से कोई विवाद नहीं और उनके जीवन में ऐसा कोई दुर्दशा नहीं बच्चे बन के काम में लगे हुए थे। अब ये घटना क्यों कर गया ये एकदम समझ से परे। उसके घटना दिनांक के पहले हम लोग नगर पालिका बलराम जी के सुंदर में शायद 8 बजे तक बैठे थे एक साथ निकले गिरिराज सिंह भैया कमलेश सिंह भैया सब साथ ही पंचराम यादव रहते थे। मैंने उनको कहा भी कि भैया कल रखा है खा लीजिए और एकादशी है हम लोग सब एक साथ रहते हैं एकादशी और घर जाके वहां से निकले हैं सबरे क्या हुआ कैसे हुआ दिन भर पता भी नहीं चला। मेरे को लगभग 9-10 बजे रात में मेरे छोटा वाला बच्चा को बताया कि पापा ऐसा सोचा गया महाराज जी लग गए
मैं हॉस्पिटल गया, मैं 2:30 रात तक तो वहाँ था हॉस्पिटल में, लगातार सबसे बात भी हो रही थी, सबसे मैं लगातार बात भी कर रहा था जा जाके देख के। 6 बजे लगभग यहाँ से क्लास निकले, वहाँ जाने के बाद पूरी निरंतर श्वास नहीं मिला। उसके बाद फिर एक एक करके खबर आने लगी और सब लोग ऐसा घटना मैं अपने जीवन का मैं सुना ही नहीं था, तो बात नहीं आज में कभी सोची तो चर्चा हुई तो कुछ ऐसा कारण बता रहे, चीजें नहीं बता रहे। मैं 1 घंटे तो पढ़ रहा कभी लगातार मोहन जी के कार्यक्रम में आते जाते रहे, रामविलास भाई और हमारा जी और पंचराम भैया, राजू शर्मा, ऐसा करके लगातार उनसे मुलाकात होती रही है। कभी उन्होंने कुछ बात शेयर नहीं किया। मोहन जी से मुझे भी पूछे भी थे कोई काबला है लगातार 2-3 माह से रामविलास जैसे मुझे ऐसा कर जांजगीर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 शारदा चौक निवासी पंचराम यादव के अपने परिवार के 3 अन्य सदस्यों के साथ अज्ञात जहर का सेवन कर लिया था, जिसमें उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। सिम्स में इलाज के दौरान उनके पुत्र नीरज यादव की मौत हो गई थी। 3 अन्य सदस्यों को एक निजी चिकित्सालय आरबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके मामले को जांच में लिया गया है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है, जांच पश्चात स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ताला लगा तो उसको नहीं देखा, ताला देखा, ताला लगा है। उसके बाद भाभी को अपना फोन किया कि ऐसे ऐसे बात कहाँ है, तो मालूम नहीं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोग आए थे, तो मेरे को देखा क्या हुआ भैया, तो कहाँ घर के लोग बोले, तो हम लोग को पता नहीं बोले। उसके बाद हम लोग चलो खिड़की से बैठते हैं, तो खिड़की से हाथ के बैठे सकते हैं अंदर में, तो क्या मतलब यहाँ। तो उसके बाद बगल से चाबी को छोटा वाला खिड़की से दिया है, तो हम लोग दरवाजा खोले। उसके बाद कोई के साथ हॉस्पिटल में कुछ कारण बताया काफी हम लोग जल्दी हॉस्पिटल फंसा भी। और उसके 10 लोग हम लोग को लेके गए थे, लास्ट में हम लोग उसके 10 अपने चाचा को लेके गए। अच्छा, तो समझ में आ रहा है इसका क्या चाहते हैं आप? ANB न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की कोतवाली मेहरौनी अंतर्गत ग्राम छपरट से निकलने वाली जामनी नदी में शुक्रवार की दोपहर छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले युवक का शव आखिरकार 2 दिन बाद बरामद हुआ। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। बताते चले कि कस्बा मेहरौनी के मंडी रोड निवासी 32 वर्षीय शाहरुख रायन पुत्र हारून एक फल विक्रेता था और शुक्रवार की दोपहर उसने अज्ञात कारणों के चलते ग्राम छपरट स्थित जामनी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद लगातार नदी में शव की तलाश जारी थी, लेकिन पुलिस को इस कार्य में कड़ी मशक्कत के बाद भी सफलता नहीं मिल सकी थी। ऐसे में आक्रोशित परिजनों द्वारा शनिवार को मेहरौनी ललितपुर राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया था, जिसकी सूचना पाकर SDM मेहरौनी राज बहादुर एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मेहरौनी विनोद मिश्रा मौके पर पहुंचे थे और जल्द ही युवक की तलाश कर लेने का भरोसा दिलाकर जाम खुलवाया था। पुलिस द्वारा SDRF की मदद भी मांगी गई थी और कुशल प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम बुलाई गई थी। हालांकि गोताखोरों की टीम सर्च अभियान शुरू करती इसके पूर्व ही रविवार की सुबह कुछ ग्रामीणों ने नदी के पानी की सतह पर एक शव उतराता हुआ देखा और इसकी सूचना
पुलिस को दी। उक्त शव की शिनाख्त 2 दिन पूर्व नदी में कूदे युवक शाहरुख के रूप में हुई। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। एएनबी न्यूज के लिए ललितपुर से सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। असम के मौरिया जिले में घटित हुई है एक दर्दनाक हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, और मौत हुए व्यक्ति का नाम है हारून अली। ये घटना असम के मौरिया जिले के बिकेभेटा का है। आज सुबह करीब 11 बजे जो हारून अली था वो अपने खेत के लिए निकला था, और उसी वक्त एक बारिश होने से एक घर में घुसा था हारून अली, और तभी आकाशीय बिजली गिरने से हारून अली की मौत हो गई। और वहां के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की थी, और स्थानीय लोगों ने कहा कि हारून अली करीब 11 बजे अपने खेत में काम के लिए गया था, और तभी बारिश होने से एक घर में हारून अली गया था, और तभी आकाशीय बिजली गिरने से हारून अली की मौत हो गई है। असम से मैं संदन हीरा, एएनबी न्यूज।